focus. Ideate, innovate, enable. RR Kabel present CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave. Powered by News 18 Network. आरआर काबिल प्रेजेंट सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स और कॉन्क्लेव के इंदौर एडिशन के पहले भाग में हमने देखा कि कैसे देश के लीडिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने रियल एस्टेट से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। आइए इस एडिशन के दूसरे भाग में जानते हैं रियल एस्टेट सेक्टर और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के बारे में। Namaskar, hello and welcome to RR Kabul presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave. 14 years of excellence powered by News 18 Network और मैं हूं आपकी होस्ट महक धवन और आप सभी का स्वागत करती हूं। पिछले कुछ सालों में भारत के रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन 2022 में सिग्निफिकेंट रिकवरी देखने को मिली। आज के इस कॉन्क्लेव का मकसद है रियल एस्टेट सेक्टर के दिग्गजों को एक साथ एक मंच पर लाना और चर्चा करना कि इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरे स्टेक होल्डर्स आने वाले कल में कैसे सेक्टर को विकास की ओर ले जा सकते हैं। तो चलिए, आज की शाम का आयोजन RR काबिल ग्रुप और RR पार्कॉन के सौजन्य से हो रहा है। तो देर किस बात की लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम की शुरुआत करते हैं। तो टियर 2 शहर भारत के आने वाले कल के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एज रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन्स, RR काबिल और न्यूज़ 18 नेटवर्क ने साथ मिलकर फायर सेफ्टी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए रियल एस्टेट अवार्ड्स प्लेटफॉर्म के इस मंच के माध्यम से शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा कैंपेन की शुरुआत की है। तो चलिए इसलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोड्स, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किट फायर्स की। आज की इस चर्चा में हमारे एक्सपर्ट्स इस बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे सुरक्षा कोड होने से हर किसी के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद मिलती है और ये प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाता भी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोड्स का पालन करने से बिल्डिंग और उसमें रहने वालों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए जवाबदेही और उत्तरदायित्व को बढ़ाता देने में मदद मिलती है। तो अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी श्री गोपाल काबरा जी, MD एंड प्रेसिडेंट RR ग्लोबल को, आर्किटेक्ट अनीश केमकर, डायरेक्टर AK कंसल्टेंट्स इंडिया को, और साथ ही में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शंकर लालवानी जी को। और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सैंटेक्निका इंस्पायरिंग डिज़ाइंस एंड नॉलेज से संदीप माथुर जी को। आप सभी का बेहद स्वागत है और इस खास पैनल के संचालन करने के लिए मैं एक मंच पे बुलाना चाहूँगी श्री विपिन भट्ट जी को। ओवर टू यू मिस्टर विपिन भट्ट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। रोड एक्सीडेंट के बाद सबसे ज़्यादा अगर डेथ होती है तो इलेक्ट्रिकल फायर से होती है, तो ये वाकई बहुत दुखद है। पर काबरा साहब, आप ही के इंडस्ट्री के लोग, आप ही के दोस्त हैं, वो ऐसा एडवर्टाइज चलाते हैं टीवी पर कि वायर दैट डजंट कैचेस फायर। क्या ऐसा होता है? क्या कोई वायर ऐसा बनता है? नहीं, इसीलिए तो हमने उसके सामने अपनी एड लाई कि ऐसा कोई वायर नहीं होता जिसमें आग नहीं लगती है। अब आज से ये इंदौर में पहली बार हम ये इस प्रकार का ये आयोजन कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हमारा ये आयोजन होगा वहाँ पे ये सब्जेक्ट हम लेंगे, क्योंकि रोड एक्सीडेंट के बाद में अगर सबसे अधिक लोग मरते हैं तो फायर से मरते हैं और पूरे विश्व में, वैसे हम आबादी में भी नंबर 1 हो गए हैं, उसी तरह आग से मरने वालों में हम विश्व में नंबर 1 है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से भी, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 140 करोड़ की आबादी की परसेंटेज के हिसाब से भी सबसे हाईएस्ट लोग इसमें मरते हैं। तो ये बड़ा एक चिंता का विषय है और पिछले 10 सालों में देश बहुत आगे बढ़ा, लेकिन झूठी कंपटीशन के कारण से इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बहुत गिरा है, क्योंकि ये इनविजिबल प्रोडक्ट है। आपका जो केबल लगा है कहाँ लगा दिखता नहीं, आपके स्विच गियर कहाँ लगे दिखते नहीं है। आपका फोकस होता है लाइट कौन सी लगाऊं, स्विच कौन सा लगाऊं, पंखा कौन सा लगाऊं। लेकिन जो चीज़, वैसे भी कहावत है कि जो चीज़ इनविजिबल होती है उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो बहुत ही चिंता का विषय है। नहीं, आपने इसकी अच्छी भूमिका रख दी। लालवानी साहब, इस पर आपके विचार? कंसर्न तो बड़ा है, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इसमें, लेकिन ये बात सही है कि ये इनविजिबल है तो इसमें प्रायोरिटी कम जाती है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट लेवल पे हो।
तो मुझे लगता है इसके कुछ रूल्स बनना चाहिए, और एरा में तो हैं शायद, और उसमें जो वारंटी पीरियड है 5 साल का शायद, तो 5 साल बहुत कम समय रहता है, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन होता है और बिल्डिंग रहती है, तो उसकी लाइफ जितनी होती है उस हिसाब से उसको बढ़ाना भी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। अनीश जी, जब घर में आम लोगों से बात करता हूं तो एक तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का मामला आता है कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर, जिसमें बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हमने होती देखी हैं, और घरों में भी आग अक्सर लग जाती है, फायर सेफ्टी के रीजंस होते हैं। तो क्या अवेयरनेस की भी कमी है? जब ग्राहक जाता है तो टाइल कैसी होगी, नल कैसा होगा, वॉश बेसिन कैसा होगा, इस पर उसका ध्यान रहता है, लेकिन जैसा सर भी बोल रहे हैं कि एक छुपी हुई चीज़ है, किसी को उतना कंसर्न नहीं रहता। मतलब सबके लिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग है और जनरल है, तो वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस की कमी है, क्या प्रॉब्लम है? जी विपिन जी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जो काबरा जी ने भी छेड़ा। डेफिनेटली इसमें अवेयरनेस की तो कमी है। अगर हम इस चीज़ को दो पार्ट्स में देखें, जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग की एक लाइफ साइकिल होती है, बिल्डिंग्स की भी एक लाइफ साइकिल होती है। तो पुरानी जो बिल्डिंग्स बनी है उसमें जो डिज़ाइनिंग हुए हैं और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, सर्किट ब्रेकर्स यूज़ हुए हैं, वो उस टाइम पे काफ़ी अलग थे। आज की डेट में विद द ग्रोइंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाट वी हैव स्टार्टेड टू डू इज़ कि हम स्पेस प्लानिंग को बहुत महत्व देते हैं। तो कोई भी हाई राइज बिल्डिंग है उसमें एग्जैक्टली कहाँ पे इलेक्ट्रिकल रूम में पैनल होना चाहिए, किस तरह से राइजिंग मेंस जाने चाहिए, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इस पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो ये इसकी अवेयरनेस की कमी लोगों में भी है, और इवन इन टर्म्स ऑफ बिगर रियल एस्टेट डेवलपर्स, दे शुड from this podium I'm trying to say they should engage good consultants, and consultants will then become responsible, but then उनको engage करना और उनको authority देना ये बहुत important है, उसके बिना चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ठीक है माथुर साहब, इसको लेकर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं? क्या वो इतने स्टिफ हैं कि लोग उसका बिल्कुल सख्ती से पालन करते हुए नजर आए, या उनमें लूप होल्स हैं? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी एज़ फार एज इंदौर इज़ कंसर्न, वी हैव जस्ट स्टार्टेड इन हाई राइज सेक्टर, तो हम लोगों में इतना अभी अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। इन हाई राइज रूल्स एंड रेगुलेशंस इन प्लेस हैं, कोड्स हर चीज़ को मेंशन करा, इवन बहुत ही माइन्यूट लेवल पे कोड, एक एक चीज़ उसमें डिस्क्राइब्ड है कोड में कि क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रहने चाहिए जिससे वी डोंट एंड अप इन फायर। बट इसमें एक ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से कि जैसे बिजनेस मैनेजमेंट होता है या और चीज़ों में मैनेजमेंट होता है, टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज़ अ मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एन ओपन लूप सिस्टम, इट इज़ अ क्लोज लूप साइकिल। लाइक एज फार एज इलेक्ट्रिकल इज़ कंसर्न, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डिज़ाइन, व्हाट इज़ द हाउ गुड यू आर डिज़ाइनिंग एज पर द कोड्स। बट क्या होता है कि उसके बाद में मटीरियल आता है कि भाई आप मटेरियल कौन सा सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि कोड्स में मटेरियल का भी कोड्स है, उसके भी स्टैंडर्ड्स हैं। तो यू शुड बाय द मटेरियल ऑफ दैट स्टैंडर्ड विच इज़ कंप्लाइंट विद द कोड्स एज फार एज सेफ्टी इज़ कंसर्न। उसके बाद एक आता है कि आप इंस्टॉलेशन, यू नीड अ स्किल्ड मैन पावर उसके लिए, because once the material is procured, it is very necessary in electrical कि भाई वो skilled आदमी उसको properly install करे। ये इलेक्ट्रिकल कोड की बात कर रहे हैं काबरा साहब, तो दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल कोड हैं या जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बाकी की दुनिया के मुकाबले कहाँ खड़े हैं, और जो भी हैं क्या उनका पालन होता है? देखिए, दुनिया के मुकाबले सबसे लोवेस्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग 90 कंट्री से अधिक में एक्सपोर्ट करते हैं, लार्ज स्केल एक्सपोर्ट है, बहुत कम है, नंबर 1। तो पीवीसी जो होता है सर कि वो धुआं सबसे अधिक, उससे लोग मरते हैं, चाहे उपार थिएटर हो, चाहे आमरी हॉस्पिटल हो, चाहे सूरत की कोचिंग क्लास हो, या बम्बई की कमला मिल के रेस्टोरेंट की आग हो, लोग आग से नहीं मरे। ये पहली गफलत में हमको निकलना पड़ेगा कि लोग आग से मरते हैं, लोग धुआं से मरते हैं। दूसरा, जो BS के स्टैंडर्ड है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड होने चाहिए। पीयूष गोयल लगातार स्टेटमेंट देते हैं, इंडिया शुड फॉलो द ग्लोबल स्टैंडर्ड, इंडिया शुड फॉलो द ग्लोबल स्टैंडर्ड। अभी नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ने 6 जनवरी को नया कोड बनाया। तो ये बिगेस्ट चैलेंज है कि कोड को ही ठीक करना पड़ेगा, सरकार को कड़क कायदा करना पड़ेगा। सर BIS को आपको सर्वाधिक पावर देना पड़ेगा कि मार्केट में जाके स्टैंडर्ड चेक करें। तो लालवानी साहब, इसको इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे, पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे क्या कर सकते हैं, और किस जगह पे ये आवाज़ जानी चाहिए? नहीं, देखो काबरा जी ने जो प्रश्न उठाया है
वो वाजिब है। और मैंने पहले ही कहा कि ये इनविजिबल आइटम रहते हैं जिसमें हमारी प्रायोरिटी कम रहती है। पर ये बात सही है कि इसमें प्रायोरिटी हम कुछ नॉर्म्स होना चाहिए, जो आपने बताया। कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जी, क्विकली मैं अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा, एक है इलेक्ट्रिकल फायर और एक है नॉर्मल फायर। तो जब आप इलेक्ट्रिकल फायर की बात करते हैं और हाई राइज हो गया या कहीं पे भी वो लगती है, तो उसको बुझाने के लिए आप वही कन्वेंशनल तरीके अपनाएंगे या वहाँ पर फिर आपकी अप्रोच अलग होती है? तो सबसे पहले जो माननीय सांसद साहब ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका एग्जीक्यूशन, कोड्स तो हैं पर उसका एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रिक्टली होना चाहिए। Once there is a fire from the electrical source, अगर आपका फायर अलार्म सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। वंस द फायर अलार्म सिस्टम इज एक्चुएटेड बाय समबडी, तो उसके बाद जो मेजर पावर जो है वो शट डाउन होने का एक नियम है कि जो पावर सोर्स है वो शट डाउन हो जाना चाहिए। सिर्फ उसमें एक फायर सेफ्टी के लिए एक सेपरेट प्रावधान है सर्किट्स का कि वो एक इमरजेंसी बैकअप के तहत, और इमरजेंसी डक्ट उसके लिए सेपरेट रहती है बिल्डिंग्स में, और जो फायर 4-4 घंटे के फायर के लिए वो रेटेड रहती है। उसमें फायर सर्वाइवल केबल्स लगाना चाहिए उसमें, और सिर्फ वही इमरजेंसी पर्पस से सर्किट ऑन होगा, बाकी सारे सर्किट ऑफ हो जाएंगे और जो फायर अलार्म सिस्टम है वो एक्चुएट हो जाएगा। इवैक्यूएशन जो सिस्टम है, जो फायर का एक प्रोटोकॉल है वो हो जाएगा स्टार्ट, और स्प्रिंकलर फिर आता है कि कैसे बुझाई जाए। उसके लिए जो और ये क्या जो स्टैंडर्ड्स आप बता रहे हैं, जो प्रोटोकॉल आप बता रहे हैं, ये फॉलो होता है? नहीं, वो चीज़ें मैंने देखा है कि इंडस्ट्री में तो बहुत ही रिलीजियसली फॉलो हो रहा है। तो कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए काबरा जी आप ही के पास आऊँगा। जितनी भी आग दुनिया में लगती है, भारत में नहीं, वो 80% इलेक्ट्रिकल कारण से लगती है। तो इसलिए फायर में होने के बाद क्या क्या करना हो ठीक है, ना हो उसके लिए अगर सारा ने भूमिका ये है कि अगर फाउंडेशन मजबूत होगा तो आग नहीं लगेगी। तो इस पे एक इतना गंभीर विषय है। बिल्कुल, एक ऐसा विषय है जिस पे ना इतना ध्यान जाता है, ना अक्सर किसी मंच पे उसकी बातचीत होती है, और आज इसको यहाँ लाने का एक पर्पस ये भी था कि एक अवेयरनेस का लेवल क्रिएट किया जाए। फिर आगे इस पे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल इसे यहीं विराम देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी महानुभावों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। RR Kabel present CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, powered by News 18 Network. RR Kabel present CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, powered by News 18 Network. Well, ladies and gentlemen, अब वक्त आ गया है आज के शाम में चीफ गेस्ट को आमंत्रित करने का। मध्य प्रदेश सरकार में उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। श्री दत्तीगांव एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और मैं बुलाना चाहूंगी लक्ष्मण रॉय जी को मंच पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोर से तालियां हो जाएं। हमारे आज की शाम के मुख्य अतिथि श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से चर्चा करेंगे। सर, टीयर 2 सिटीज़ में निवेशकों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपने किया, आखिर क्यों वो टीयर 2 सिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? उनके पास दिल्ली है, मुंबई है, बड़े शहर हैं, पुणे है, बेंगलोर है, तो ये ऐसे शहरों में, इंदौर जैसे शहरों में क्यों आएंगे वो? देखिए, बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये, अगर आप NCR को ही देख लें, लेट्स लुक एट द टॉप मोस्ट, द बेस्ट दैट देयर इज इन आवर कंट्री। पोल्यूशन नॉर्म्स, कंजेशन, saturation, the courts, the environment, green tribunals, space constraints, expansion limitations, they're bursting to the seams. वो बिल्कुल चोक हो रहे हैं। देखिए, बहुत तेजी से हमारा देश प्रगति कर रहा है, और उसका एक कारण है, विजन ऑफ अ लीडर मेक्स ऑल द डिफरेंस। हमारे प्राइम मिनिस्टर, इस बार का बजट भी जिन लोगों ने अध्ययन किया और देखा है, वो फ्यूचरिस्टिक है। अमृतकाल की हम बात करते हैं, बट वी ऑलरेडी थिंक अबाउट 47 शताब्दी वर्ष। सो व्हाट ही हैज पुट इन दैट बजट थ्रू हिज गाइडेंस इज दैट हाउ, एट व्हाट लेवल, एट व्हाट स्पीड, एट व्हाट पेस, विद व्हाट टारगेट। तो ये टीयर 2 सिटीज भी डेवलप हो रही हैं। अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, क्योंकि जो दिक्कतें उनको बड़े शहरों में, उससे अलग हट के यहाँ पे एक अवसर दिख रहा है। और जो आपने लीडरशिप के विजन की बात की, इस विजन, इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए टीयर 2 सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर या ज़रूरी चीज़ें
कितना ज़्यादा है अभी या फिर वो चैलेंजिंग फेज में है? पहली बात तो जो टियर 2 सिटीज एस्पायर कर रही है लीडरशिप के लिए टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, इंदौर में क्या खास था? लोगों को ये पता था कि भाई इंदौर छठी बार सबसे साफ शहर के रूप में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन जब इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पे आए, जो लोग बहुत समय बाद भी आए, बहुत से लोगों को ये नहीं पता था कि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको स्किल मैन पावर चाहिए। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि हमारे पास IIT-IIM दोनों हैं, उनको ये नहीं पता था कि हमारे पास कितने टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये ऐसी चीज़ें, एक तो हाउ वी मार्केट आवरसेल्व्स करेक्टली, देन how are we planning ahead, then do we have the right ecosystem for anybody? Now if a big industry house wants to come here, उनका staff आएगा, उनका man power आएगा, they want the right education for the children, वो होना चाहिए, उनको कुछ entertainment भी चाहिए, उनको connectivity चाहिए। कोई भी चाहेगा कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं सारा निवेश यहाँ करेगा, दूसरी जगह भी होगा, तो उसको चाहिए in and out in one day, fly in fly out, उसका समय भी बचे, तमाम चीज़ें। कितना समय उसका ट्रैवलिंग में बच रहा है। मध्य प्रदेश जैसे स्टेट के लिए अगर मैं बात कहूँ, क्योंकि मैं तो अल्टीमेटली एडवोकेट मध्य प्रदेश का ही हूँ, बात आप पूरे देश की टियर 2 सिटीज़ की करें, हमारा स्ट्रेंथ क्या है? हृदय स्थल है। टुडे लुकिंग एट द डोमेस्टिक मार्केट, एनीबडी हु इज इन्वेस्टिंग इनटू मध्य प्रदेश ऑन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, विद इन 24 आवर्स यू एनीवेयर इन द कंट्री। 50% देश का बाजार यहाँ के इर्द गिर्द है। हर एक जगह, हर एक शहर की अपनी कुछ विशेषता होती है, कुछ स्ट्रेंथ्स होती है। So I think we should ultimately always build on our strengths and simultaneously keep working on our weaknesses, never ignore the opportunities. और politically ऐसी सरकार है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, जो जीवन से परण से मरण तक हर परिस्थिति में योजनाएं लेके नागरिकों के लिए आई है और उनके बेहतर जीवन के लिए कार्यरत है। बिल्कुल, आप जो भविष्य के प्रति जो आशान्वित हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे साथ बातचीत करने का समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है आज के खास मेहमान को बुलाने का, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इंदौर भारतीय जनता पार्टी से की। वो इंदौर के मेयर भी रह चुके हैं। Ladies and gentlemen, a 6-time legislator who has never lost an assembly election. So ladies and gentlemen, मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगी कि तालियों के साथ स्वागत कीजिए कैलाश विजयवर्गीय जी का। और मैं अब मंच पर दावत देना चाहूंगी विपिन भट्ट जी को, खास चर्चा करें कैलाश जी के साथ। कैलाश जी, जो विषय भी हमें दिया गया है वो ये है कि जो भारत की आर्थिक विकास है उसको कैसे पूरे देश में और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और उसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो कैलाश जी, काफ़ी सारी एस्पेक्ट हैं इस आर्थिक विकास के, लेकिन हाल फिलहाल में जो बात प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं और उनके कैबिनेट से भी आती है वो है $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसका लक्ष्य। और रिसेंटली में मैं अमित शाह जी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि तमाम मुश्किलें गई, कोरोना बीच में आ गया, लेकिन बावजूद इसके हम 2025 तक हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करें। क्या हम 2025 तक के लक्ष्य, जो कि काफ़ी महत्वाकांक्षी है और अच्छी रफ्तार भी है, पर प्राप्त कर लेंगे? 100% प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि अगर कोविड का पीरियड नहीं होता तो अभी तक हम पहुंच गए होंगे यहाँ तक। पर कोविड के बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था एकदम भारत की बहुत तेज़ी से मजबूत हो रही है, विशेषकर इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, भारत अभी बहुत सेफ जोन में है। और ये सिर्फ हम भारतीय महसूस नहीं करते, ये सारी दुनिया महसूस करते हैं। भारत की लीडरशिप पर सिर्फ भारत का ही नहीं, सारी दुनिया का विश्वास हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो प्रगति तो हो रही है, लेकिन इस समय जो ग्लोबल स्थिति, खासतौर पे अमेरिका को हम देखें, क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति से पूरी दुनिया का क्यों जाता है, तो बैंक्स के साथ दिक्कत हो गई है, उनके अपने जॉब डेटा खराब हो रहा है और कुल मिला के कंसर्न्स बहुत खड़े हो गए हैं। तो अब ये जो कंसर्न्स आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भारत इनसे अछूता रहेगा, या अगर आता भी है वो दिक्कत तो हम सबसे सेफ हैं? जब ग्लोबल रिसेशन आता है तो उससे पूरी दुनिया के देश प्रभावित होते हैं, हम भी प्रभावित होंगे, पर अन्य यूरोप की तुलना में एशिया में भी यदि सबसे कम प्रभावित होंगे तो हम प्रभावित होंगे। उसका कारण है कि हमारी ग्रास रूट इकोनॉमी
बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन कुछ जो कैलाश जी चिंताएं हैं वो थोड़ी वास्तविक हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं महंगाई की बात करूं, क्या प्रिपरेशन है उसको लेकर, क्या, और वो मैं आपको वास्तविकता बताऊं तो थोड़ा सा अब लोगों को पिंच होने भी लगी है। ये बात आपकी सही है, मैं इससे इनकार नहीं करता, पर विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व की जो बढ़ती हुई महंगाई है उसका असर भारत पर होगा। पर भारत की तैयारी बहुत अच्छी है कि जो फोकस प्रधानमंत्री जी का है वह गरीब है, कि गरीब का को इसका प्रभाव कम पड़े। और इसके लिए आप जानते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज सरकार दे रही है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है उनको। तो इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से महंगाई बहुत बढ़ने से तो बहुत नहीं रोका जा सकता, पर गरीबों को राहत दी जा सकती है, ये मैं दावे से कहता हूँ। मध्य प्रदेश के चुनाव आ ही रहे हैं, नज़दीक हैं। 2003 आई थिंक, तब आप तो उस समय बहुत सारे विभाग संभाल भी रहे थे। तब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीच में 15 महीने के लिए नहीं रही। तो क्या इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या आपके दावे हैं, क्या एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज़ प्ले करेगी? इतनी लंबी सरकार चल गई है आपकी। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, लगातार यदि 20 साल तक सरकार होती और बीच में 15 महीने का गैप नहीं होता तो शायद एंटी इनकम्बेंसी हो जाती। पर इस 15 महीने की सरकार में वे सब चेहरे बेनकाब हो गए जो बड़ी बड़े विकास की, बड़ी बड़ी जनता की राहत का वादा करके गए थे। राजनीति में एक शब्द का बड़ा महत्व है, वो विश्वास का। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों को विश्वास है, मोदी जी के ऊपर लोगों को विश्वास है और शिवराज जी के ऊपर लोगों को विश्वास है। इसलिए मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से ज़्यादा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आश्वस्त हैं कि यहाँ फिर से भारतीय जनता पार्टी की 100% आएगी और एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल भी नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय क्या एक बार फिर से मध्य प्रदेश आएंगे, या वो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नया रोल संभालेंगे, या फिर पार्टी और संगठन को और मजबूत करेंगे? कैसे? देखिए, मैंने अपने बारे में न कभी सोचा, न कभी मैं सोचता हूँ और न कभी किसी से कुछ कहता हूँ। पार्टी जहाँ जब मुझे लगा देती है वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। मुझे काम मिलना चाहिए बस, तो मैं काम पे विश्वास करता हूँ, चाहे सरकार का मिले चाहे संगठन का मिले, और दोनों का मुझे अच्छा अनुभव है। चलिए, तो कैलाश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और फिर से एक बार धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला और आप खास तौर पे इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पधारे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बेटा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ अब वक्त है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे आज के सभी स्पीकर्स का जिन्होंने अपना कीमती समय हम सबको दिया, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आर काबिल ग्रुप को जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमें काफ़ी सहयोग दिया। हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर आर पार्कॉन, जिनके बिना आज के ये कार्यक्रम बिल्कुल संभव नहीं था। धन्यवाद। दिस इज योर होस्ट महक धवन साइनिंग ऑफ। RR Kabel present CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, powered by News 18 Network. Focus, ideate, innovate, enable.